डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर, नया टॉपिक जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम्स, लेकिन जिन हेट्रोजीनियस सिस्टम्स में इक्विलिब्रियम बना हो दो फेजेस के दरमियान। मैं समझाता हूँ हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। सपोज मैं अगर पानी में रेत मिला दूं तो रेत के पार्टिकल्स और पानी मुझे दूर दूर दिखेंगे, मतलब दूर से दिखेंगे कि इसमें दो चीज़ें मिक्स हैं। अगर मैं आप पानी में नमक डिजॉल्व करूं NaCl, ये NaCl इसमें घुल जाता है और हमें NaCl दिखता नहीं है। इसमें तो दिखता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है ये, है ना। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये हम जिनस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है, बल्कि ये हेटेरोजीनियस है। जबकि पानी में जो नमक मिलाया हमने वो होमोजीनियस हो जाता है, यानी हम जिन्स, हमें ये एक ही लगता है ना। यहाँ पे हमें दूर से दो लगते हैं कि रेत के पार्टिकल अलग हैं, वाटर अलग, लेकिन हमें यहाँ पे एक ही लगेगा कि ये पानी ही है जब तक हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलूँगा मैं ये होमोजीनियस, यानी जो थ्रू आउट सेम होगा, जिसका कंपोजिशन हर जगह सेम होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसका कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रेत के पार्टिकल्स है, यहाँ पे पानी है, राइट। सो हेट्रोजीनियस सिस्टम इन द सिस्टम वायर द कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आया, शाबाश। अब हम ये देखेंगे कि ये दो फेजेस एक हेट्रोजीनियस सिस्टम में इक्विलिब्रियम में कैसे रहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे वाटर की। देखो वाटर जो है हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में रहता है आमतौर पे, सर्दियों को छोड़ के। ठीक है, सर्दी में बर्फ बन जाता है ज़्यादातर पानी, है ना। अब देखो ये जो लिक्विड वाटर है, इसको आप अगर इवापोरेट करोगे तो ये गैस बन जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएंगी। लेकिन अगर मैं ये बंद कंटेनर में ये प्रोसेस करा दूं तो ये वेपर्स बाहर भाग नहीं सकते। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद में ये वेपर्स आके फिर से कंडेंस होके लिक्विड बनाते हैं। लेकिन नीचे से हीट चालू रहती है तो ये लिक्विड फिर से गैस, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इधर उधर शिफ्ट होते रहता है। ये एक टाइम आता है जब जितनी जल्दी से लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है उतनी तेजी से वेपर्स वापस इसमें किसमें, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये दो स्टेट्स के दरमियान है, या मैं बोलूँगा दो फेजेस के दरमियान। अब हम सबसे पहले देखेंगे दो फेजेस क्या है या दो स्टेट्स क्या है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे रेत मिला दिया पानी में, रेत के पार्टिकल सॉलिड है और पानी है लिक्विड, तो मैं बोलूँगा ये दो डिफरेंट फेजेस भी है और ये दो डिफरेंट स्टेट्स भी फिलहाल। ठीक है, अब अगर मैं पानी और तेल मिला दूं, पानी और तेल, ये मान लो ये है वाटर और ये है ऑयल। अब ये दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड है ना, लेकिन इसका फेज अलग, इसका फेज अलग कहलाएगा। इसका मैं बोलूँगा वाटर का अपना एक फेज है और ऑयल का अपना एक फेज है। अब अगर हमें फेज को समझना होगा कि फेज एक्चुअली है क्या, तो इसके लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फेज होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेज, राइट। फेज समझना हमें, तभी तो हमें फेज इक्विलिब्रियम समझ में आएगा ना। फेज का मतलब रहता है, फेज, बात समझ लेना मेरी। फेज का मतलब रहता है एक सिस्टम जो होमोजीनियस हो। क्या हो? होमोजीनियस इन इटसेल्फ, होमोजीनियस इन इटसेल्फ। ठीक, और दूसरी बात इसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए बाकी चीज़ों से, फिजिकली डिस्टिंक्ट। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं और ऑयल की बात करूं, वाटर अपने आप में होमोजीनियस है, ऑयल अपने आप में होमोजीनियस है। ऑयल की लेयर हमें दूर से दिखती है, वाटर की लेयर हमें दूर से दिखती है। तो मैं बोलूँगा वाटर और ऑयल दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, ये मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए, मैकेनिकली सेपरेबल। ठीक है, ये मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए बाकी चीज़ों से। ये मैं समझाता हूँ ये क्या होता है।
और चौथी बात जो है, एक फेज की दूसरे फेज से सेपरेशन होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए। समझ में आया ना? यानी इनमें एक बाउंड्री होनी चाहिए, वेल डिफाइंड बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री। तब आप पहचान सकते हैं कि फेज क्या होता है। या मैं ऐसा बोलूंगा कि फेज का मतलब रहता है पार्ट ऑफ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। मैं बोलूंगा पार्ट ऑफ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम। एक हेट्रोजीनियस सिस्टम का पार्ट है, जैसे ऑयल वाटर का या रेत और वाटर का एक पार्ट है जो अपने आप में होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है, जैसे वाटर ऑयल से फिजिकली डिस्टिंक्ट लेकिन अपने आप में होमोजीनियस, और मैकेनिकली सेपरेबल। इसको हम सेपरेटिंग फनल से ऑयल को वाटर से अलग कर सकते हैं। इसी तरह से रेत के पार्टिकल्स को वाटर से छान के अलग कर सकते हैं ना। सो मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए। और इन दोनों के दरमियान यानी एक फेज का दूसरे फेज के दरमियान, मतलब फेज से एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए, एक मतलब वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए दोनों के दरमियान। यानी एक फेज की एक सिस्टम में अपनी एक बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे मैं अगर वाटर और पानी मिला दूं, सॉरी वाटर और पानी नहीं, वाटर और ऑयल मिला दूं, ये है वाटर और ये है ऑयल, तो वाटर का लेयर मुझे अलग दिखेगा, इसका अलग। तो वाटर और ऑयल के दरमियान एक बाउंड्री होगी जो मैं बोलूँगा ये वाटर की बाउंड्री है, अपनी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री। जिस पार्ट में हेट्रोजीनियस सिस्टम की जिस पार्ट में भी ये सब चीज़ें होंगी, मैं बोलूँगा उसको एक फेज। जैसे वाटर और ऑयल एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, तो ऑयल में ये सब चीज़ें पाई जाती है, ऑयल लेयर में। इस तरह से वाटर में ये सब चीज़ें पाई जाती है। मैं बोलूँगा ऑयल एक अलग फेज है, वाटर एक अलग फेज है, जिनके दरमियान एक बाउंड्री है, एक डेफिनेट बाउंड्री हमें दिखती है। इसी तरह से अगर मैं रेत के पार्टिकल्स और वाटर ले लूँ, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है, तो मैं बोलूँगा इसमें दो फेजेस हैं। एक फेज वाटर का, दूसरा फेज मैं बोलूँगा सैंड का। क्यों? क्योंकि हम इस रेत को वाटर से अलग भी कर सकते हैं। ये दूर से दिखता है, फिजिकली बिल्कुल डिफरेंट दिखता है वाटर और रेत, है ना। सेपरेट भी कर सकते हैं। और रेत के पार्टिकल्स और वाटर के दरमियान एक बाउंड्री तो रहती है, ये गुल मिल तो नहीं जाते। तो मैं बोलूँगा ये दो डिफरेंट फेजेस हैं। तो फेज किसको आप कह सकते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम का वो पार्ट जो होमोजीनियस हो इन इटसेल्फ, फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल एंड हैज वेल डिफाइंड बाउंड्री, इसको कहते हैं हम फेज। अब देखते हैं फेज और स्टेट में क्या डिफरेंस है। मैं लिखूंगा फेज, यह हमें कंफ्यूज कर देगा ना, फेज और स्टेट। ये जो ना फेज, ये हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, ये माइक्रो स्टेट है। जबकि स्टेट जो ये मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम है, मैक्रो स्टेट। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड स्टेट में हैं, लेकिन अलग अलग फेज है। तो माइक्रो लेवल पे ये अलग अलग है। समझ में आया ना? मैं लूंगा रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लाइनिक सल्फर SM, ये दोनों सॉलिड हैं, इनका स्टेट एक ही है, लेकिन इसके क्रिस्टल्स यानी माइक्रो लेवल पे जब हम देखते हैं वो अलग नजर आएंगी, इसके अलग नजर आएंगी। तो मैं बोलूंगा इसको कि ये दो अलग अलग फेजेस हैं। स्टेट तो सॉलिड है, स्टेट इनका सॉलिड है, मगर फेजेस अलग, फेजेस डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसमें रोम्बिक क्रिस्टल्स है, इसमें मोनोक्लाइनिक क्रिस्टल्स होंगे। राइट, बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो पता ये चला कि स्टेट जो है, स्टेट वो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेते हैं, जबकि फेज जो है वो माइक्रो लेवल पे लेते हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेते हैं। समझ में आया ना? यानी ये माइक्रोस्कोपिक डिफरेंट है, यानी माइक्रो डिफरेंट सही है। समझ में आया ये? चलो अब हम अलग अलग सिस्टम्स लेंगे और हम देखेंगे इसमें कितने फेजेस बनते हैं।
चलो मैं दो लिक्विड्स मिलाता हूँ। अगर मेरे पास में सपोज पहला पॉइंट बोलूँगा मैं, लिक्विड और लिक्विड के दरमियान कितने फेजेस बनेंगे, लिक्विड लिक्विड। मैं बोलूँगा दो तरह के लिक्विड्स रहेंगे। एक रहेगा मिसिबल, MISCIBLE, मिसिबल। दूसरा रहेगा इमिसिबल, इमिसिबल। बात समझा देता हूँ मैं। सपोज मैंने यहाँ पे मिसिबल में लिया सपोज वाटर प्लस अल्कोहल, ये दोनों मिक्स हो गए, ये मिसिबल है आपस में। अब यहाँ पे मैं लूँगा वाटर प्लस ऑयल, ये मिसिबल नहीं हुई, यानी मिक्स नहीं हुए पूरी तरह से, ठीक है। वाटर और अल्कोहल जब मैं मिक्स करता हूँ तो आप इसमें से दो अलग अलग चीज़ें नहीं देख सकते अपनी आंखों से। आपकी आंखों को लगेगा कि ये एक ही चीज़ है जब तक ना हम इसका स्मेल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी वाटर में ऑयल डाल देंगे, आपको दूर से लगेगा कि इसमें दो अलग अलग चीज़ें, क्योंकि वो मिक्स नहीं होती है, वो आपस में मिसिबल नहीं है। समझ में आया ना। तो यहाँ पे जो फेज होगा, यहाँ का फेज वो एक ही फेज होगा, सिंगल फेज, क्योंकि यहाँ पे एक ही बाउंड्री बनेगी। वाटर और अल्कोहल आपस में मिक्स होते हैं तो वो बनाएंगे एक फेज, यानी मिसिबल चीज़ें बनाते हैं वन फेज। लेकिन इमिसिबल चीज़ें कितने फेज बनाएंगी वो डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फेजेस जो होंगे, नंबर ऑफ फेजेस वो बराबर होगा नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स। बात मेरी समझ में आ रही है। नंबर ऑफ लेयर्स यानी सपोज वाटर अलग लेयर बनाता है और ऑयल अलग लेयर बनाता है, तो मैं बोलूँगा दो फेजेस, दो अलग लेयर्स, दो फेजेस। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये थी पहली बात लिक्विड और लिक्विड की। अब हम लिक्विड और सॉलिड का देखेंगे क्या होता है, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ, लिक्विड और सॉलिड। चलो मैं एक सॉलिड लेता हूँ, दूसरा सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का भी अपना एक मज़ा है ना, इसके अलग अपनी एक पहचान है, ये भी अपनी एक झलक दिखाएगा। देखो कोई सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है, यानी सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल। कोई इनसॉल्युबल रहता है, कोई डिजॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल। यानी यहाँ पे डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होगा, यहाँ पे डिजॉल्व नहीं होगा। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं NaCl प्लस वाटर लेता हूँ, इनको मैं डिजॉल्व करता हूँ। क्या आपको दूर से या आपको बाहर से एक कांच का गिलास है, कांच का एक कटोरा है मैं बोलूँगा, या बीकर है, उसमें मैंने पानी डाल दिया और पानी के बाद में नमक डाल दिया, उसमें डिजॉल्व हो गया। क्या आपको नमक अलग और पानी अलग दिखेगा? नहीं। सो दीज आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं पानी ले लूँ और इसके अंदर मैं रेत के पार्टिकल्स डाल दूँ तो मुझे दूर से लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। समझ में आया। यहाँ पे ये डिजॉल्व होगा तो यहाँ पे हमको ये एक ही चीज़ लगेगी, मैं बोलूँगा इसमें सिंगल फेज है, सिंगल फेज या वन फेज। लेकिन यहाँ पे ये डिजॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे मोर देन वन फेज होगा। क्या होगा? मोर देन वन फेज। यानी मैं ये बोलूँगा कि अगर डिजॉल्व नहीं हुआ, अगर ये डिजॉल्व नहीं हुआ, इनसॉल्युबल है, ये डिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें फेज एक ही नहीं होगा, जबकि यहाँ पे फेज एक ही होगा। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। ये हो गई दूसरी बात, दूसरा सिस्टम। अब हम लेते हैं तीसरा हम लेते हैं सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। याद रखना, अगर दो डिफरेंट सॉलिड्स को मिलाएंगे या तीन डिफरेंट सॉलिड्स को मिलाएंगे तो ये मिक्स नहीं होते। मैं बोलूँगा ऐसा जनरली, अगर हम इनको मेल्ट ना करें, सपोज दो मेटल्स को मेल्ट करेंगे तब अलग बात है। लेकिन अगर ये ऐसे ले लेंगे दो सॉलिड्स, ये मिक्स नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे आयरन के टुकड़े लेता हूँ, सल्फर लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैं कुछ कांच के टुकड़े डालता हूँ, गिलास, राइट। अगर मैं इनको मिक्स करता हूँ तो मिक्स करने के बाद में आपको दूर से नज़र आएगा,
आप ये कह सकते हैं आयरन के पीसेस अलग है, सल्फर के अलग, गिलास के अलग। अगर फास्फोरस डाल दूंगा, फास्फोरस के पार्टिकल्स वो अलग नज़र आएंगे। समझ में है ना? तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेजेस है, इसमें नंबर ऑफ फेज कितने आ रहे हैं इसमें, है ना 3, शाबाश 3 ही है। तो नंबर ऑफ फेजेस में बोल सकता हूँ इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड्स, नंबर ऑफ सॉलिड्स, राइट? क्योंकि सॉलिड और सॉलिड जनरली मिक्स नहीं होती। समझ में आया? अब हम लेते हैं गैस और गैस, इसका देखेंगे क्या होता है। देखो लिक्विड लिक्विड का देखा, सॉलिड लिक्विड का देखा, अब हम देखते हैं गैस और गैस। याद रखना मेरी बात, गैस और गैस हमेशा सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब ये रहता है कि वो थ्रू आउट होमोजीनियस होगा, यानी वो हमेशा सिंगल फेज आएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ये हमें आगे भी काम में आएगा। गैस और गैस हमेशा कितने फेज बनाते हैं? एक ही फेज बनाता है, क्योंकि ये आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट? यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। नंबर 5 पे, नंबर 5 यहीं पे डिस्कस करूँगा मैं। नंबर 5 मैं लूँगा गैस लिक्विड, गैस और लिक्विड। यहाँ पे इस केस में मेरे पास में 2 कंडीशंस आएंगी, या तो गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएगा या इनसॉल्युबल हो जाएगा। यानी अगर ये सॉल्युबल होगा, यानी गैस डिजॉल्व हो गया, यानी मैं बोलूँगा क्या होगा, गैस डिजॉल्व। किस में होगा डिजॉल्व? लिक्विड में, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में। तो उस केस में अगर ये डिजॉल्व हो गया तो फेज एक ही रहेगा। लेकिन अगर गैस डिजॉल्व नहीं हुआ, सपोज हमने नाइट्रोजन या हीलियम गैस और वाटर रखा साथ में, यानी डज नॉट डिजॉल्व, यानी डिजॉल्व नहीं हुआ। अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे फेज एक ही नहीं होगा। फिर हमें देखना है कि लिक्विड्स कितने हैं और उसके साथ गैसेस जितने भी होंगे, सब गैसेस एक ही फेज बनाते हैं। समझ में आया? लेकिन लिक्विड्स हमें देखना पड़ेगा कि लिक्विड ने कितने लेयर्स बनाए। अगर एक लिक्विड है एक गैस है तो मैं बोलूँगा 2 फेजेस, राइट? अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें कितने फेजेस हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। चलो इसको मैं रेड पेन से लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास में H2O है लेकिन सॉलिड यानी आइस फॉर्म में। आप मुझे बताएं इसमें फेजेस कितने हैं? शाबाश, इसमें फेजेस होंगे 1। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ध्यान रखना, H2O सॉलिड है यानी आइस है, ये मेल्ट होके थोड़ा सा वाटर बनाता है। H2O लिक्विड, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने फेजेस हैं? शाबाश, ये सॉलिड अलग फेज, हमको आइस के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे, लिक्विड अलग दिखेगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो फेजेस हैं P दैट इज इक्वल टू 2, राइट? शाबाश। अब मैं और एक सिस्टम लेता हूँ, सिस्टम नंबर 3, H2O सॉलिड लेता हूँ। ये मेल्ट होके थोड़ा सा वाटर बनाता है, H2O लिक्विड। ये थोड़ा सा इवापोरेट होके H2O गैस बनाता है। और ये तीनों एक साथ में, एक ही जार में, बंद जार में, कौन कौन सा आपको वेपर्स भी हैं वहाँ पे मिल रहे हैं, वाटर वेपर्स भी, लिक्विड वाटर भी है और सॉलिड वाटर भी है। समझ में ना? तो तीनों डिस्टिंक्ट है ना, राइट? अब मुझे बता इसमें कितने फेजेस हैं। मैं बोलूँगा ये हुआ एक फेज, ये हुआ दूसरा फेज, ये हुआ तीसरा फेज, यानी यहाँ पे फेजेस हैं 3, राइट? अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोलूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4, O2 है, राइट? O2, लेकिन ये गैस है, प्लस हमने मिला दिया वाटर, H2O लिक्विड। समझ में आया? H2O लिक्विड। क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने फेजेस हैं? अगर ये डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसमें फेजेस 2 हैं। ये गैस है, ये लिक्विड फेज है, राइट?
और बात समझ में आ रही है। अब मैं 5वां क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। O2 dissolved in H2O in a water, बताओ कितने फेजेस हैं। शाबाश, फेज है यहाँ पे अब एक ही फेज, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हुआ है ऑक्सीजन, ये बाहर मौजूद नहीं है, ये अलग, इसकी अलग कोई बाउंड्री नहीं है। राइट, शाबाश। अब देखो, नजर रखना यहाँ पे, छठा क्वेश्चन, छठा प्रश्न बोलूंगा मैं, ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सॉलिड है, राइट। इसको हम हीट करते हैं, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन बंद चेंबर में करा रहा है इसको, प्लस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेचारा गैस है, ये बेचारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब मुझे बताओ आप इसमें कितने फेजेस बोल सकते हैं। नंबर ऑफ सॉलिड्स मीन्स नंबर ऑफ फेजेस, है ना, पहली ही बात। इसका अलग फेज, इसका अलग फेज, और ये गैस फेज, हो गए 3 फेजेस। कितने? 3 फेजेस, शाबाश। अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा मैं अलग कलर से लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे पास में है अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड है, याद रखना क्या है ये, सॉलिड। ये डिजॉल्व होके बनाता है अमोनिया गैस, क्या बनाता है, अमोनिया गैस, शाबाश। प्लस बनाता है HCl गैस। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने फेजेस हैं। शाबाश, सोचो सोचो सोचो, इसको पॉज करो और पॉज करने के बाद मुझे बताओ। शाबाश, किया पॉज, सोचा, हाँ गुड। अब देखो इसमें एक सॉलिड है, ये सॉलिड, जितने सॉलिड उतने फेजेस अलग अलग। अब गैसेस जितने भी होंगे सब गैसेस मिला के आपस में एक ही फेज बनाते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। सो इसका एक फेज, इसका एक फेज, तो टोटल फेजेस हो गए 2 यहाँ पे। क्लियर, समझ में आया। अब जितने भी गैसेस होंगे, सपोज मेरे पास में एक ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखूंगा मैं A गैस प्लस B गैस प्लस C सॉलिड प्लस D गैस प्लस E सॉलिड या E लिक्विड। अब मुझे बता इसमें कितने फेजेस हैं। शाबाश, ये सब एक साथ है। अब मुझे बता फेजेस कितने हैं। देखो जितने भी गैसेस है ना, गैसेस काटो सब, ये एक फेज बनाएंगे, 1 फेज। सॉलिड का अलग फेज, जितने सॉलिड्स उतने फेजेस। लिक्विड अगर मिसिबल है तो 1 फेज, मिसिबल नहीं तो अलग अलग फेज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बन गए एक फेज इनका, एक फेज इसका, एक फेज इसका। कितने फेज हो गए? 3 फेजेस, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फेज क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। तो कंपोनेंट हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।